बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। हम 10th क्लास की बायोलॉजी स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर गैसियस एक्सचेंज हमने शुरू किया हुआ था, जिसका टॉपिक आज हम करेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने पहले डिस्कस किया, तो अब उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारी बुक में अगर हम देखें तो जो भी सिस्टम वो डिस्क्राइब होगा उसके बाद उसके सब डिसऑर्डर उसके साथ ही डिस्कस किए जाएंगे। तो अब हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्कस किया, तो अब उसके डिसऑर्डर हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या है, इसकी डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लेमेशन अब क्या है, स्वेलिंग, सूजन जिसे कहते हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हमारे पास क्या थी, ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो लेरिंग्स के बाद होती हैं। तो अब इनके अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। और साथ इसके क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और साथ में जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाती है। अब क्योंकि स्वेलिंग भी उनमें होगी और ऊपर से म्यूकस भी उनके अंदर ज़्यादा जमा हो गई, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्टिंग इन नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स है। तो वो जो ट्यूब्स हैं वो तंग हो जाती हैं, क्योंकि एक तो वो स्वेल हो गई हैं और ऊपर से उसके अंदर क्या जमा हो गया है, म्यूकस। तो होने की वजह से क्या हो गया है, ट्यूब्स जो हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वो तंग हो जाती हैं। अब इसकी मेन काजेज क्या हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल इरिटेंट से ये होती हैं। केमिकल इरिटेंट्स मीन ऐसे केमिकल जिससे इरिटेशन होती हो। अब जब वो केमिकल्स किधर मोस्टली होते हैं, टोबैको स्मोक के अंदर, उसके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं। अब इसकी टाइप्स हैं, एक हमारे पास है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस कौन सा है, lasts for 2 weeks and patient recovers with no permanent damage। ये हमारे पास 2 वीक्स के लिए होता है, मोस्टली ज़्यादातर मैक्सिमम 2 वीक के लिए होगा। उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें परमानेंट डैमेज नहीं होता, उसको रिकवर करके दोबारा नॉर्मल का हो जाता है उसमें। लेकिन अगर हम बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, लास्ट फॉर 3 वीक्स टू 2 ईयर्स है, तो ये बच्चे 2 ईयर्स तक हो सकता है। एंड ब्रोंकाई डिवेल्प क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इसमें ये था कि परमानेंट नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है परमानेंट हो सकती है 2 ईयर्स से भी ज़्यादा। लेकिन ये मोस्टली डायग्नोस्ड किस में होता है, मोस्टली डायग्नोस्ड अबव 45 ईयर्स। ये 45 ईयर्स से अबव जो एज्ड लोग हैं उनमें ये मोस्टली पाया जाता है, डायग्नोज किया है। अब इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कफ है। कफ ये ऐसे सिम्टम है जो सब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर आएगी। साथ है हमारे पास माइल्ड वीजिंग। वीजिंग क्या है बच्चे, वीजिंग विस्लिंग से निकला है, जैसे सीटी की आवाज़ होती है विसल की, माइल्ड है, कम थोड़ी सी। इसमें से ऐसे जब सांस लेती हैं तो थोड़ी ऐसे हमें लगता है जैसे विसल की साउंड आती है, ऐसे साउंड आती है। फीवर होता है, बुखार हो जाता है, चिल ठंड सर्दी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का छोटा आने लगता है, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब हम स्पेशली कोई सख्त काम कर रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई वेट उठा रहे हैं, तो तब ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर वो है एम्फीसीमा। अब एम्फीसीमा की डेफिनेशन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। जो एल्वुलाई की वॉल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती हैं, वो टूट फूट जाती हैं। अब जब इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो जो एल्वुलाई का एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, कम। मीन उसकी जब वॉल कम हो गई तो एरिया भी उसका कम हो गया। तो ये किस में रिजल्ट हो जाएगा, लेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्योंकि गैसियस एक्सचेंज हो ही किसके थ्रू रही थी, एल्वुलाई की वॉल्स के थ्रू। जब वो ही डिस्ट्रक्ट हो गई तो एरिया ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर जब ये कम हो जाएगा तो ये बच्चे यहाँ पर ये साथ डायग्राम बनाई है। अगर ये एल्वुलाई की ये शेप पहले है नॉर्मल कि जिसमें इसका एरिया ज़्यादा है, लेकिन आफ्टर एम्फीसीमा इसका क्या है, एरिया कम हो जाता है। और इसके साथ क्या होता है, लंग्स डू नॉट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इनहेलेशन।
इनहेलेशन के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते और जो एयर है उसको एक्सेल आउट नहीं कर पाते। तो इस तरह ये किसकी अलामात हैं? एम्फीसीमा की। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का छोटा होना, फैटीग, थकन, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस। अब रिकरेंट बच्चे कौन से हैं? जो बार बार मीन के हमें जैसे कुछ लोग हैं जिनको ठंड में सर्दियों में बार बार इन्फेक्शन नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। रिकरेंट है कि थोड़े अरसे के बाद दोबारा हो जाना, बार बार हो जाना। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस, वज़न कम हो जाता है। अब बाय द टाइम 50 to 70% लंग टिश्यू डिस्ट्रॉय विच रिजल्ट इन लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। अब जैसे ये एम्फीसीमा अगर रहेगा टाइम के साथ इसकी डिस्ट्रक्शन होती रहेगी तो लंग के टिश्यू क्या है वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। तो वो जब 50 to 70% तक अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्योंकि जब ऑक्सीजन हो इसके थ्रू एक्सचेंज रही थी, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, तो फिर बच्चे सीवियर कंडीशंस हमारी बॉडी में हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पे है निमोनिया। अब निमोनिया क्या है? इसकी डेफिनेशन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, अगर इन शॉर्ट हम कहें तो इन्फेक्शन ऑफ लंग्स कॉल्ड निमोनिया। इफ इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स कॉल्ड डबल निमोनिया। हमने सुना हुआ है कि जब कभी हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि आपको डबल निमोनिया है। इट्स मीन अगर जो इन्फेक्शन है वो एक लंग पर है तो वो निमोनिया है, अगर दोनों पर है तो वो डबल निमोनिया होता है। अब इसकी काजेज क्या हैं? ये इन्फेक्शन किस किस वजह से होता है? कॉमन काज इज बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है बल्कि। अब ये देखें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जिसकी वजह से निमोनिया मोस्टली होता है वो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये बच्चे इंपॉर्टेंट MCQ भी है, अपने ज़हन में रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अलावा वायरस और फंजाई भी इन्फेक्शन काज करते हैं लंग्स में। दीज ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द टिश्यू ऑफ लंग्स एंड फिल लंग विद पस। अब ये जैसे ही इन्फेक्शन करते हैं तो उसके जो टिश्यू हैं लंग के वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ब्रेक डाउन होने के बाद किधर जाते हैं? वो हमारे लंग्स के अंदर ही कुल जमा होने शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पस। इट्स मीन कि वहाँ पर वो पस की फॉर्म में अंदर जमा होने जाते हैं लंग्स के अंदर। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? अलामात क्या हैं कि जब हमें निमोनिया होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें निमोनिया है? अब इसमें क्या होता है? हाई फीवर होता है, सख्त बुखार, शिवरिंग, कांपना, कफ, खांसी विद स्पूटम। अब अच्छा स्पूटम क्या है? बलगम में। अब बलगम के साथ खांसी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का छोटा होना, स्किन कलर बिकम डस्की ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अब जब ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड में तो कलर चेंज होता है। अगर हम अपनी वेन्स को देखें तो हमारी वेन्स में अगर आप अपने बाजू पे देखें तो एक ब्लू हमें ग्रीन दिखाई देती है वेन। अब वो कौन सी है? वो हमारे पास है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो इसलिए डीऑक्सीनेटेड का कलर और होता है और ऑक्सीनेटेड का कलर, जब ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है तब वो रेड होता है, अदरवाइज इसका कलर और होता है। तो सेम जब हमारे पास ऑक्सीजन पुअर होती है तो स्किन का कलर भी क्या हो जाता है? डस्की। किसकी वजह से? ऑक्सीजन पुअर यानी कि कम होने की वजह से ब्लड में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब जो हमारे पास वैक्सीन्स हैं वो स्पेशली किस लिए हैं? ऐसे निमोनिया के लिए जो बैक्टीरिया यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से काज्ड हुआ है, उसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्थमा। एस्थमा इज फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड मोर म्यूकस प्रोडक्शन रिजल्ट इन नैरोइंग ऑफ एयरवेज। अब इसकी सेम वही है जो है का सिम्टम्स जो कि हमारे पास ब्रोंकाइटिस की थी। इसमें भी क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग ब्रोंकाई की, और मोर म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है। अब इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें होती किसकी वजह से है? एलर्जी की वजह से। अब एलर्जी क्या है? एलर्जी हमारे पास एलर्जेंस कुछ होते हैं
जिनकी वजह से हमें एलर्जी होती है। आपने सुना होगा काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों से एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है, स्मोक एलर्जी होती है। तो इस तरह हमारे पास एलर्जेंस कौन से हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। एलर्जेंस की डेफिनेशन क्या है? एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, जिनसे एलर्जी होती है, लाइक डस्ट, स्मोक, परफ्यूम, पोलन्स। अब पोलन्स हमारे पास क्या है कि जब आपको पता है फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें क्या है, पोलन्स होते हैं। तो मोस्टली जिनको पोलन्स होती है, तो जब ये बाहर का मौसम होता है तो उस वक्त क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं तो उस वक्त लोगों को इसका ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है पोलन्स का। तो जिनको इन से एलर्जी है, अगर वो इनसे इंटरेक्ट उनका होगा तो फ़ौरन उनको एलर्जी इससे हो जाती है और उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई की, और म्यूकस प्रोडक्शन होने से सेम उसको वही सिम्टम्स होंगी। कौन सी सिम्टम्स आएंगी फिर? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का छोटा होना, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट। जब हम एक्सर्शन मीन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे या रात को। वीजिंग, सेम आपको बताया है कि साउंड ऐसी आएगी जैसे विसल की होती है। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, और चेस्ट में टाइटनेस फील होगी। अब अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें होते ही क्या था, हो ही क्या रहा था कि इन्फ्लेमेशन हो रही थी ब्रोंकाई में, और म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा था, नैरो हो रही थी। अब उसका हल भी हमें पास, सोल्यूशन भी ऐसे ही होना चाहिए कि वो नैरो ना हो। तो अब कह रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। डायलेट क्या होता है? फैलाना, उनको खुला करना। तो क्योंकि हमारा मकसद ही उनको क्या है, डायलेट करना, क्योंकि वो नैरो हो गई हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने की एबिलिटी रखते हैं, उनको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के अस्थमा के। अब दिस मेडिसिन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स। अब ये किसी इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स दी जाती है। आपको पता है जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो इनहेलर यूज़ करते हैं, जो इसमें वो स्प्रे के थ्रू वो इनहेल करते हैं मेडिसन को। तो वो कहते हैं अस्थमा के पेशेंट मेडिसन को, ये जो मेडिसन है उसको लेते किसके थ्रू है? इनहेलर्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन्स इन द टिश्यू ऑफ लंग। अब हमारे पास कैंसर होता ही तब है जब उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन मीन वैसे जो एक सेल है वो हमारे पास आफ्टर 24 आवर्स डिवाइड करता है, नॉर्मल सेल। लेकिन जब उसकी डिवीजन रेट ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो जो ज़्यादा सेल डिवाइड हो रहे हैं वो जो क्या बनाएंगे, कैंसर काज करते हैं। दीज डिवीजन ऑफ सेल फॉर्म ट्यूमर्स। तो ये क्या बनाएंगे? ट्यूमर्स बनाएंगे, कैंसर काज करते हैं। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? कफ इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड। अब इसमें कफ होती है। अगर लंग कैंसर इंतहाई आपकी लास्ट स्टेज पर है, ज़्यादा हो गया है, तो उसमें क्या होता है, आपकी कफिंग के साथ ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो अगर ज़्यादा ख़राब हो गया, रैप्चर हो गए हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड वेट लॉस, और वज़न का कम होना। अब इसमें कहते हैं, ये बच्चे नोट है, 1.3 मिलियन पीपल डेथ एनुअली ड्यू टू लंग कैंसर। हर साल 1.3 मिलियन जो लोग हैं वो लंग कैंसर की वजह से मरते हैं। अब इसके अगर हम काजीज देखें ये किस वजह से है, तो कार्सिनोजेंस किसको कहते हैं? जो कैंसर काजिंग एजेंट है उसको क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। लंग कैंसर ही नहीं, जो भी कैंसर होगा जो कैंसर काजिंग है उनको क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। आयोनाइजिंग रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन एंड स्मोकिंग, इनसे क्या होता है हमें लंग कैंसर। आप कहते हैं कि स्मोक जो है, अब कार्सिनोजेंस करते ही क्या काज है? कैंसर। तो कहते हैं सबसे मेन जो काज है कैंसर की वो क्या है? क्या? स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि जो कार्सिनोजेंस हैं वो 50% स्मोकिंग के अंदर पाए जाते हैं। स्मोक कंटेन्स 50% नॉन कार्सिनोजेंस। तो अगर 50% कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं स्मोक के अंदर, तो फिर उससे क्या काज होगा हमें? लंग कैंसर, अगर हम उस स्मोक को इनहेल करेंगे तो। अब इसकी हमारे पास टाइप है एक पैसिव स्मोकिंग। इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सिगरेट के बारे में मालूम करना होगा। अब इसका क्या होता है? इसके 2 एंड होते हैं।
एक बर्निंग एंड होता है और एक इसका इधर एक फिल्टर एंड होता है। इसमें अगर देखा हो तो यहाँ पर एक रुई सी फोम सा इसके अंदर लगा होता है इधर, तो इधर क्या है, बर्निंग एंड होता है, यहाँ से स्मोक निकल रहा होता है। अब जो इसको सिगरेट को पी रहा है, अब वो यहाँ से स्मोक किसके थ्रू ले रहा है, थ्रू फिल्टर। अब वो जो स्मोक ले रहा है वो तो फिल्टर के थ्रू, वो है उसके लिए भी डेंजरस, लेकिन फिर भी वो फिल्टर हुआ स्मोक इनहेल कर रहा है। लेकिन जो यहाँ से इनहेल कर रहा है बर्निंग एंड से, जो बेचारा स्मोक भी नहीं कर रहा, स्मोकिंग भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो यहाँ से दूसरे के से जो दूसरा पी रहा है उसके बर्निंग एंड से इसको इनहेल कर रहा है। तो अब वो कहते हैं कि ये ज़्यादा डेंजरस है जो बर्निंग एंड से इनहेल करना एज़ कम्पेयर टू फिल्टर एंड, क्योंकि यहाँ से तो जो स्मोक है वो फिल्टर होकर वो इनहेल कर रहा है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट इनहेल हो रहा है। अब इसमें कहते हैं पैसिव स्मोकिंग क्या है, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। जो स्मोकिंग नहीं कर रहा उसके पास साथ बैठा हुआ दूसरा बंदा कर रहा है, तो अगर उसके बर्निंग एंड से वो स्मोक इनहेल करता है तो वो क्या होगी, पैसिव स्मोकिंग। इट्स मोर डेंजरस देन फिल्टर एंड स्मोक। अब ये आपको बता दी रीज़न कि क्यों, क्योंकि जो कर रहा है वो तो फिल्टर एंड से कर रहा है, फिल्टर करके स्मोक को इनहेल कर रहा है, लेकिन बर्निंग एंड वाला डायरेक्ट कर रहा है। अब इसकी मेजरमेंट्स या ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट तो नहीं है, अब इसमें क्या है, मेजरमेंट्स हैं कि कहते हैं कि जो टोबैको है या स्मोकिंग है उसको रोकना चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप टोबैको एडवर्टाइजिंग, कि उन्होंने अपने गवर्नमेंट को कहा है कि इसको तंबाकू को जो है टोबैको की प्रोडक्शन को कम किया जाए और एडवर्टाइजिंग नहीं की जाए, ताकि जो यूथ है, आने वाली यंग जनरेशन है, उसको बचाया जा सके स्मोकिंग से, और उनको ये जो सब डिजीज़ हैं इनसे रिस्पायरेटरी सिस्टम की, उनसे बचाया जा सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट पे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।